Dear students, this is Dr. Anjali Awadhya, Professor Physics, Government Nagarjuna PG College of Science, रायपुर। आज के लेक्चर का टॉपिक है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी अवमंदित दोलित्र। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 यूनिट 3 से लिया गया है, जो कि सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ते हुए हमने देखा कि अगर एक बार किसी वस्तु को उसकी मध्यमान स्थिति से विस्थापित कर दिया जाए तो प्रत्यानयन बल उसको वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इनर्शिया उस दोलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। और इन दोनों के बीच जब संतुलन होता है तो ये दोलन लगातार चलते रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जो हमको मिलता है वो अवमंदित दोलन मिलते हैं। तो ये अवमंदन क्या है, कैसे काम करता है और इसकी वजह से आवर्तकाल और बाकी चीज़ें कैसे प्रभावित होती हैं, ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो एक कंपैरिजन देख लीजिए कि अगर किसी भी तरह का कोई बाहरी बल हमारे सिस्टम को प्रभावित नहीं कर रहा है तो जो दोलन होंगे वो फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूप में आपको दिखाई देंगे, यानी कि स्वतंत्र दोलन, जिसमें कि जो आयाम है वो मेंटेन्ड रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। मतलब किसी भी तरह की ऊर्जा की हानि यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि कोई बाह्य बल जो है वो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसकी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह के ऑसिलेशंस पाए जाते हैं वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन यानी अवमंदित दोलन पाए जाते हैं। कैसे दिखाई देते हैं कि जिनका आयाम जो है वो लगातार समय के साथ घटता चला जाता है, इनकी ऊर्जा लगातार कम होती चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ऊर्जा कम हो रही है मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा किसी न किसी तरीके से नष्ट हो रही है। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है जिसके कारण जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें ऊर्जा नष्ट हो जाती है? तो ये हम कंपैरिजन अगर करना चाहें, शब्दों में लिखना चाहें, तो जो फ्री ऑसिलेशन यानी स्वतंत्र दोलन होते हैं उसमें जो दोलन का आयाम है वो नियत बना रहता है, अनंत समय तक नियत बना रहता है और किसी भी तरह की ऊर्जा की हानि नहीं होती। लेकिन जो अवमंदित दोलन यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन है उसमें माध्यम में किसी तरह के फ्रिक्शनल यानी कि घर्षण बल या प्रतिरोधात्मक यानी कि रेजिस्टिव बल उपस्थित रहते हैं और इनकी वजह से जो आयाम है वो लगातार घटते चले जाते हैं और धीरे धीरे उनकी एनर्जी भी ख़त्म होने लगती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें किसी सरल आवर्त गति के आयाम का मान समय के साथ कम होता चला जाता है, इसे ही हम डैम्पिंग या अवमंदन कहते हैं। एक चीज़ मैं कहूँगी कि हमको ज़्यादातर जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको अंग्रेज़ी में देखने, सुनने, लिखने, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गूगल पे कोई सर्च करना चाहते हैं तो उसमें कीवर्ड्स डालने में आपको हमेशा आसानी होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डैम्पिंग फोर्सेस होते हैं ये आखिर इनका नेचर क्या होता है, स्वभाव क्या होता है, ये किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक सरल आवर्त गति का सिंपल सा इक्वेशन लिया। तो कोई भी सरल आवर्त गति है वो y = a sin ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, e⁻i ओमेगा टी, ऐसे किसी भी पीरियोडिक फंक्शन से शो की जा सकती है। मान लीजिए कि अब हमारे जो सिस्टम है उसमें आसपास फ्रिक्शनल या रेजिस्टिव फोर्सेस हैं जिसकी वजह से एक अवमंदक बल F यहाँ पर काम कर रहा है। अब हमने ये नहीं जानते एग्जैक्टली कि इनका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, तो हम एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अवमंदक बल अगर कांस्टेंट होगा तो उसको a से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो विस्थापन के समानुपाती होगा तो उसको by से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो वेग के समानुपाती होगा तो c/dy/dt से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो त्वरण पर आधारित होगा तो d/2y/dt² से उसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो इन जनरल हम इन चारों स्थितियों का एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं अपने डैम्पिंग फोर्स के रूप में और देखते हैं कि जो ऊर्जा की हानि हो रही है वो इनमें से किन पदों के कारण हो रही है, ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण या डी के कारण। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन, क्योंकि ये जो डैम्पिंग हो रही है ये फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की वजह से, तो इसके कारण सिस्टम पर या सिस्टम के द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संरक्षित नहीं हो रहा है और वही ऊर्जा का लॉस का कारण है। तो कार्य आपको मालूम है कि बल गुणित दूरी होता है। अब अगर ये डैम्पिंग फोर्स लग रहा है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हमने लिख दिया।
डी वाई को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, हमने इसको डी टी से डिवाइड कर दिया और डी टी से गुणा कर दिया। तो डी वाई बाई डी टी हमको वेग मिल गया, इंटू डी टी मिल गया। तो वर्क डन जो हमको मिल गया एफ वी डी टी मिल गया। ये एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल वर्क डन जो है वो हम पूरे एक साइकिल के लिए निकालते हैं। 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, वर्क डन पर साइकिल निकल आएगा। तो f का मान रखते हैं, डी डब्ल्यू का मान जो रखा, तो पहले f का मान रखा, उसके बाद v का मान रखा और उसके बाद dt, और इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तब क्या स्थिति होती है? तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं y का मान रखकर, तो यहाँ पर एक टर्म आता है a के साथ जो cos ओमेगा t टर्म आ जाता है, b माइनस डी ओमेगा स्क्वायर के साथ sin ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा t टर्म आ जाता है, जिसको sin 2t लिखा जा सकता है, और c के साथ जो है वो cos स्क्वायर ओमेगा t का टर्म आ जाता है। तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो W का फॉर्मूला था वर्क डन का, उसमें Y का मान रखते गए हैं हम और ब्रैकेट को खोल दिया है। अब हमको मालूम है कि पूरे एक चक्र के लिए, पूरे एक साइकिल के लिए जो 0 से 2 पाई के बीच होता है, cos ओमेगा t का इंटीग्रल 0 होता है, sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रल भी पूरे एक चक्र के लिए 0 होता है। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा ये c वाला टर्म जिसमें cos स्क्वायर ओमेगा t है। ये cos स्क्वायर ओमेगा t वाला जो टर्म है उसको हम 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा t बाई 2 रख सकते हैं। अगेन ये दो भागों में हो गया, पहला भाग है 1/2, हाफ हमने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। तो पहला भाग जो है उसमें आ जाएगा इंटीग्रल dt, क्योंकि सिर्फ 1 था यहाँ पर, और फिर एक आ जाएगा इंटीग्रल cos 2 ओमेगा t। तो cos 2 ओमेगा t अगेन एक साइकिल के लिए इसका इंटीग्रल 0 होता है। तो बच गया सिर्फ एक टर्म जो कि c कांस्टेंट से रिलेटेड है, और हमने पहले ही देखा था कि जब हमने ये फ्रिक्शनल फोर्सेस या डैम्पिंग फोर्सेस की बात की थी तो इसमें 4 तरह की संभावनाएं हैं। अब उसमें से सिर्फ C वाला पार्ट जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस के लिए बचा। इसका मतलब ये है कि ये फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेग पर निर्भर होते हैं। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस के इस बेसिक नेचर को जानने के बाद हमको 2 चीज़ें समझ में आई हैं कि पहली बात कि जो डैम्पिंग फोर्सेस या अवमंदक बल होते हैं ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन या त्वरण पर निर्भर नहीं करते, बल्कि सिर्फ वेग पर निर्भर करते हैं। दूसरी बात कि ये नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी होते हैं और किसी एक साइकिल में इनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो 0 नहीं होता बल्कि फाइनाइट होता है, जिसके कारण जो है ऊर्जा की लगातार हानि होती है इन बलों की उपस्थिति में। तो अब हम देखते हैं कि हमारे माध्यम में अवमंदन अगर है तो उसके साथ हम इक्वेशन ऑफ मोशन जब निकालते हैं किसी ऑसिलेटर का तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो जैसा कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब किसी ऑसिलेटर को मध्यमान स्थिति से विस्थापित किया जाता है तो उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो विस्थापन के समानुपाती और विपरीत दिशा में लगता है, और S जो है वो बल नियतांक है जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर आता है। तो प्रत्यानयन बल हमने लिखा -SY। दूसरा बल जो काम कर रहा है वो है डैम्पिंग फोर्स जो कि वेग के बराबर है, जैसा हमने अभी देखा। गैमा जो है वो अवमंदन स्थिरांक कहलाता है। तो ये जो 2 बल हैं ये दोलन को रोकने का काम करते हैं और इन दोनों को काउंटर बैलेंस करता है जड़त्वीय बल द्रव्यमान गुणित त्वरण जो दोलन को बनाए रखने के लिए काम करता है। तो हमको एक समीकरण मिल जाता है बलों के संतुलन का। इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है, और यहाँ पर हमने m को पक्षांतर कर दिया है, m से इसको पूरे को डिवाइड कर दिया है। तो d2y बाई dt स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं मिलता, जो dy बाई dt है उसके साथ हमको मिलता है गैमा बाई m जिसको हम 2b से रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ भी b आएगा तो हमको ये याद रखना है कि ये जो b है दिस इज़ ड्यू टू द डैम्पिंग, तो ये अवमंदन बलों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरीके से जो S बाई एम वाला टर्म आया है वहाँ पर हम लिख सकते हैं S बाई एम को हमने ओमेगा 0 स्क्वायर से रिप्लेस किया है। ये इसलिए किया है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो S बाई एम को हम ओमेगा 0 स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ओमेगा 0 जो है ये हमारे इस सर्किट की मूल आवृत्ति है या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है।
तो इस तरीके से हमने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया है। और इसके सॉल्यूशन की जब बात करें तो इस तरह के किसी भी इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी ई टू पावर लैम्डा टी इस तरह के किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ की c और लैम्डा दो नियतांक हैं जिनका मान हमको सेकेंड ऑर्डर के लिए दो अननोन का मान हमको पता होना चाहिए। तो y का मान हमको पता है तो dy बाई डी टी का मान हम निकाल सकते हैं, d2y बाई डी टी स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं और इन दोनों मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ रखने के बाद जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है तो हमको समीकरण मिलता है कुछ इस फॉर्म में, c लैम्डा स्क्वायर ई लैम्डा टी प्लस 2b c लैम्डा ई टू पावर लैम्डा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर c ई टू पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों टर्म्स में c इंटू ई टू पावर लैम्डा टी कॉमन है। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में हमको एक द्विपद समीकरण मिलता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस 2b लैम्डा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर। अब c इंटू ई टू पावर लैम्डा टी तो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन ज़ीरो नहीं हो सकता किसी भी इक्वेशन का, तो इसलिए ये ज़ीरो नहीं होगा। बचा क्या, तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़, ब्रैकेट के अंदर जो एक द्विपद समीकरण है उसको जब हम शून्य के बराबर रखते हैं तो किसी भी द्विपद समीकरण का रूट निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो एक्स जो उसका रूट है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 से प्रदर्शित किया जाता है। इस फॉर्मूले में हम देखते हैं तो b मतलब कि x के साथ में क्या है 2b और c की जगह है ओमेगा 0 स्क्वायर और a का मान है 1, तो यहाँ पर हो गया माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा और 2 सब जगह है तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो इस तरीके से हमको लैम्डा यानी कि इस इक्वेशन का रूट मिल जाता है। तो लैम्डा का मान मिलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। जब प्लस लेते हैं तो हम उसको लैम्डा 1 कहते हैं और जब माइनस लेते हैं तो उसको लैम्डा 2 कहते हैं। इस तरह से इस इक्वेशन के दो रूट्स हमको मिलते हैं। तो जो सॉल्यूशन हमने सोचा था y इज इक्वल टू सी ई टू पावर लैम्डा बाई टी, वो हमको अब इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक बार प्लस वैल्यू के लिए a ई टू पावर लैम्डा 1 टी और एक बार माइनस वैल्यू के लिए प्लस b ई टू पावर लैम्डा 2 टी। तो यहाँ पर हम लैम्डा 1 का मान रख देते हैं, यहाँ पर हम लैम्डा 2 का मान रख देते हैं। इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन है ई टू पावर माइनस बी टी। ई टू पावर माइनस बी टी अगर आपने निकाला तो आपको ब्रैकेट में मिल जाता है ए ई टू पावर अल्फ़ा टी प्लस बी ई टू पावर माइनस अल्फ़ा टी, जहाँ अल्फ़ा का मान है बी स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो एक ऐसी चीज़ है जिसका मान घट बढ़ सकता है और इसके कारण विस्थापन जो है वो दोलनी भी हो सकता है, अदोलनी भी हो सकता है और हो सकता है कि उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन हो, तो हमको इसको अब रिजॉल्व करना है। ऐसे देखकर तो समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में y और t के बीच में क्या संबंध है, लेकिन ये निकालने से पहले हमको a और b ये जो दो अननोन है इनका भी मान निकालना पड़ेगा। सो लेट अस कैलकुलेट a एंड b। कभी भी अननोन कांस्टेंट का मान निकालने के लिए हमको जो हमारा सिस्टम है उसकी आरंभिक अवस्था का में इन पैरामीटर्स का मान पता होना चाहिए। तो इनिशियल कंडीशन में यानी कि जब t 0 था तो हमने कण को उसके अधिकतम विस्थापन पर रखा हुआ था और सारी एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब वेग शून्य था। तो t इक्वल टू 0 पर y अधिकतम था, y 0 के बराबर और वेग उसका शून्य था। तो इस इनिशियल कंडीशन के आधार पर अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा समीकरण जो सॉल्यूशन मिला है, इस सॉल्यूशन में t इक्वल टू 0 रखते हैं तो y का मान y 0 के बराबर हो जाता है। t इक्वल टू 0 होने पर सारे एक्सपोनेंट जो है e टू पावर 0 में बदल जाते हैं, उनका मान 1 हो जाता है। तो t इक्वल टू 0 पर y 0 a प्लस बी के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद t का मान 0 रख देते हैं, सारे एक्सपोनेंट वहाँ पर 1 हो जाते हैं e टू पावर 0 के फॉर्म में आने के कारण। बचता क्या है, 0 इक्वल टू माइनस बी ए प्लस बी प्लस अल्फ़ा इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी का मान तो पहले ही निकाला जा चुका है, y 0 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। अल्फ़ा a माइनस बी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी की जगह हम बी वाई 0 रख सकते हैं। तो अब हमको a प्लस बी का समीकरण भी मिल चुका है और a माइनस बी का समीकरण भी मिल चुका है। तो a प्लस बी का जो समीकरण है वो है a प्लस बी इक्वल टू वाई 0 और a माइनस बी है b बाई अल्फ़ा
इंटू y0। तो एक बार हम इसको जोड़ेंगे तो a का मान मिल जाएगा, एक बार हम इनको घटाएंगे तो b का मान मिल जाएगा। ये मान हम सॉल्यूशन में रख देंगे तो हमको y के लिए जो है एक्चुअल इक्वेशन जो मिलता है वो मिल जाएगा। एक्चुअल समीकरण, सभी कांस्टेंट, सभी अननोन के मान जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमको पता चल सके कि ये जो y है, विस्थापन जो हो रहा है, यहाँ दोलन किस प्रकार के हो रहे हैं, उनको हमको एक्सप्लेन करना है। तो अब जब हमने a b सबकी वैल्यू रख दी है तो हमको जो समीकरण कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो कि अभी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अभी हमको डिकोड करना बाकी है। लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि जो एम्पलीट्यूड की जगह पर जो राशि है वहाँ पर हमको डैम्पिंग दिखाई दे रही है, वहाँ पर हमको डिके दिखाई दे रहा है e⁻−bt के टर्म्स में। और बाकी ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, हमको देखना है कि ऑसिलेशन करेगा या नहीं करेगा, और ये डिसाइड करेगा अल्फ़ा का मान, कि अल्फ़ा का मान क्या है, b² और ω² के बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं इन रिलेशंस को। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं जब b² बड़ा है ω0² से, तब ये जो अल्फ़ा का मान है √b² - ω0², ये रियल होगा और अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव होगा और बहुत छोटा भी होगा, क्योंकि b जो है जस्ट बड़ा है ω0 से। यहाँ ये याद रखिए कि गणितीय रूप से जब b ω0 से बड़ा है, मतलब कि जो अवमंदन बल है वो जड़त्वीय बल से ज़्यादा है, और अवमंदन ज़्यादा होगा तो वो दोलन को रोकने की कोशिश करेगा पूरी। तो b² ω² से ज़्यादा होगा, तो ये जो समीकरण है दोलन का, इसमें ये वाला टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये e⁻t और e⁻t ये दोनों मान लगभग बराबर होंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और ये वाला जो टर्म है e⁻−bt ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो इस कंडीशन को रुद्ध दोल या डेड बीट कहा जाता है। कोई ऑसिलेशन नहीं होता जब हम माध्यम में अवमंदन बहुत ज़्यादा है, तो हम जब दोलक को उसकी मध्यमान स्थिति से y0 तक विस्थापित करते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस अपनी मध्यमान स्थिति पर आकर स्थिर हो जाता है। तो कोई दोलन नहीं होता, डेड बीट। और हालांकि इस कंडीशन का भी कोई उपयोग है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में, जब हम धारा का मान 0 करना चाहते हैं तो डेड बीट की कंडीशन में उसको सेट कर देते हैं। दूसरा केस हो गया जब b² ω² के ठीक बराबर है। ये अल्फ़ा का मान है, 0 हो जाएगा। ये स्थिति क्रांतिक अवमंदन या क्रिटिकल डैम्पिंग की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में अवमंदक बल और जड़त्वीय बल ठीक बराबर होते हैं। मतलब ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, जब इसके पहले की स्थिति क्या थी कि रुद्ध दोल था, कोई भी तरह का ऑसिलेशन संभव नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है अब वो धीरे धीरे अवमंदक बलों का मान कम हो रहा है, और कम होते होते वो इतना हो गया कि जड़त्वीय बल के ठीक बराबर हो गया। ठीक बराबर होने पर क्या ऑसिलेशन होगा? तो हम देखते हैं कि अल्फ़ा का मान तो 0 हो गया, कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये स्थिति जो है प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि हम अल्फ़ा का मान एक बहुत छोटा सा कोई कांस्टेंट रख देते हैं, स्मॉल h, अंडर द लिमिट h टेंडिंग टू 0 हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो जब अल्फ़ा का मान h रखते हैं तो ये जो है ओरिजिनल समीकरण है y का। इस समीकरण में हर जगह हम अल्फ़ा का मान अगर h रख देते हैं, जबकि h इज़ टेंडिंग टू 0, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हाइपरबोलिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, और हमको मिलता है y इज़ इक्वल टू y0 e⁻bt। ये ब्रैकेट हो गया कॉस हाइपरबोलिक ht प्लस b/h, और दूसरा ब्रैकेट हो गया साइन हाइपरबोलिक ht। कॉस हाइपरबोलिक ht को हम एक्सपांड करते हैं तो हमको ये ब्रैकेट मिलता है 1 प्लस हायर ऑर्डर्स। इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक ht को एक्सपांड करते हैं तो हमको मिलता है ht प्लस हायर ऑर्डर। क्योंकि h इज टेंडिंग टू 0 तो हायर ऑर्डर जो है वो अपने आप नेग्लिजिबल माने जा सकते हैं। सबको निगलेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ एक टर्म इस ब्रैकेट में बचता है 1, और दूसरे ब्रैकेट में बचता है ht। तो कुल मिलाकर y का मान जो है वो मिलता है y0 e⁻bt, और ब्रैकेट में 1 प्लस bt। तो ये टर्म जो है ये पॉजिटिव है और ये टर्म एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है। इन दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा और हम देखेंगे कि दोलन किस प्रकार से होते हैं, जिनको क्रांतिक अवमंदन कहते हैं। तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो हमको ये दिखेगा कि जब टाइम बढ़ता है तो इनिशियली 1 प्लस bt के कारण y का मान थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन इसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग जो टर्म है ये डोमिनेटिंग हो जाता है, और फिर जो है हमको डैम्पिंग
दिखाई देती है। तो ये क्रिटिकली डैम्पिंग की सिचुएशन है, क्रांतिक दोलन की स्थिति है। हमारा जो सिस्टम है, दोलित्र है, वो दोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी उसमें इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो लगातार दोलन कर सके। तो ये जो है ट्रांजिशन स्टेज, जैसा कि पहले बतलाया था कि रुद्ध दोल और डैम्ड ऑसिलेशन शुरू होने के बीच की स्थिति है, और इससे थोड़ा भी अगर बी का मान कम होता है तो हमको ऑसिलेशंस मिलने लगेंगे। तो आइए देखते हैं कि बी का मान अगर ओमेगा 0 से कम हो जाता है, इस स्थिति में हमको किस तरह से ऑसिलेशंस मिलेगा। तो बी ओमेगा 0 से कम हो जाता है तो अल्फ़ा इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो इमेजिनरी हो जाएगा, और इसको हम लिख देते हैं इसका मान आई ओमेगा प्राइम। तो जो डैम्ड ऑसिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्राइम है। अब अगर सॉल्यूशन जो है y का, उसमें सब जगह हम अल्फ़ा का मान आई ओमेगा प्राइम रख देते हैं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हमको मिलती है। अब ये आई ओमेगा प्राइम टी जो फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है ये कॉस ओमेगा प्राइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्रैकेट है वो साइन ओमेगा प्राइम टी को डिनोट कर रहा है, और y इज इक्वल टू y0 e टू पावर माइनस बी टी, और ब्रैकेट के भीतर कॉस ओमेगा प्राइम टी यहाँ माइनस होना चाहिए, तब वो साइन को डिनोट करेगा, और इस तरीके से हमको एक इक्वेशन मिलता है। अभी इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको देखकर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि दोलन आखिर किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर जो b बाई ओमेगा प्राइम एक कांस्टेंट है, इसको हम इसका मान रख देते हैं कॉट फाई। किसी कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से बदला जा सकता है। तो कॉट फाई अगर b बाई ओमेगा प्राइम है, मतलब ये फाई एंगल यहाँ बन रहा है, और कॉट फाई मतलब कि आधार बटे लंब, बेस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो ये एंगल कुछ इस तरीके का बनेगा। तो अगर हमको कॉट फाई मालूम है तो हम टेन फाई भी निकाल सकते हैं और साइन फाई भी निकाल सकते हैं। तो टेन फाई यहाँ से हो जाएगा लंब बटे आधार ओमेगा प्राइम बाई बी, और साइन फाई हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब ओमेगा प्राइम बटे ओमेगा 0। तो इस तरीके से हम इस समीकरण को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ कॉट फाई को हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें अगर, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमको जो अवमंदित दोलन में विस्थापन का समीकरण मिल रहा है, उसमें कॉट फाई को कॉस फाई बाई साइन फाई रखा, मल्टीप्लाई किया तो साइन फाई इस ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल लिया, 1/sin फाई, एक साइन फाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा साइन फाई कॉस प्राइम ओमेगा टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा प्राइम टी, और ये जो है ये साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाई साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें बची हैं उसको ध्यान से देखें। तो साइन फाई का मान हमने निकाला था ओमेगा प्राइम बाय ओमेगा 0। तो ये जो y0 ओमेगा प्राइम है, ये तीनों एक कांस्टेंट है, इसको a0 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो a0 जो हम कह सकते हैं कि ये बिना अवमंदन के जो एक्चुअल आयाम होना चाहिए a0 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन a0 के साथ एक टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया है e टू पावर माइनस बी टी। अब किसी भी सरल आवर्त गति में जो ये फेस फैक्टर होता है उसके साथ जो फैक्टर होता है वो उसका आयाम कहलाता है। इसका मतलब जो अवमंदित दोलन हो रहे हैं, अवमंदित दोलन का जो आयाम है वो a0 e टू पावर माइनस बी टी है, मतलब कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है चिरघातीय रूप से। अगर हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति 1/t के बराबर होती है। t का मान जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा प्राइम होता है, और ओमेगा प्राइम हमको मालूम है कि ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम अगर देखें तो इस आवृत्ति में ओमेगा 0 फ्री ऑसिलेशंस हैं जब कोई अवमंदन ना होगा, अवमंदन जब होगा तो माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म आ जाता है। तो ये जो है आवृत्ति को घटा देता है, मतलब अवमंदित दोलनों की जो आवृत्ति है मूल आवृत्ति से हमेशा कम होती है। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। अब हमने कहा कि जो अवमंदित दोलन होते हैं उसमें ऊर्जा का क्षय होता है, तो कितनी ऊर्जा का क्षय होता है ये भी कैलकुलेशन हम करना चाहेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो एनर्जी डिके हो रहा है, टोटल एनर्जी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर के योग के बराबर होती है। तो ये जो गतिज ऊर्जा है ये हाफ एम वी मतलब डी वाई बाई डी टी स्क्वायर के बराबर है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो फोर्स इज इक्वल टू माइनस एस एक्स था,
तो वहाँ से एफ डॉट डी एक्स से हाफ एस वाई स्क्वायर निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन हम पहले भी सरल आवर्त गति में कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग हमको पता है, y का मान हमको पता है, y का मान और dy बाई डी टी का मान जब हम यहाँ रखते हैं तो जो टोटल एनर्जी है वो हमको मिलती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए ज़ीरो स्क्वायर ई टू पावर माइनस 2bt। अब ये जो फेज़ फैक्टर है या एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर, इसको छोड़कर बाकी सब चीज़ों को हम E0 रख देते हैं। तो ये ऊर्जा का आयाम हो गया, मतलब बिना अवमंदन के कुल ऊर्जा होनी चाहिए थी E0, लेकिन अवमंदन के कारण ये धीरे धीरे समय के साथ ऊर्जा का मान क्षय होता जाएगा, चिरघातीय रूप से घटता चला जाएगा। तो आप ग्राफ अगर खींचेंगे ऊर्जा और समय के बीच में तो ये भी आपको एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ ही मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है वो समय के साथ चिरघातीय रूप से e टू पावर माइनस 2bt के साथ जो है वो घटती चली जाएगी। अब एक बहुत अच्छी गणना जो प्रैक्टिकल यूज़ की है, जिसके कारण हम अवमंदन की भी गणना कर सकते हैं, तो वो गणना जो है वो है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लैम्डा। ये क्षय गुणांक कहलाता है, अवमंदन गुणांक भी ये कहलाता है, और ये नेचुरल लॉगरिथम है किस चीज़ का? दो आयामों के रेशियो का। ये दो आयाम कौन से हैं? जैसे कि ये सरल आवर्त गति करने वाला एक सिंपल पेंडुलम है, और इस पेंडुलम में हम देखते हैं कि जब इसको मध्यमान स्थिति से पहली बार विस्थापित किया तो ये A0 तक विस्थापित हुआ, इसका आयाम A0 था, और वापस ये पूरा एक आवर्तकाल पूरा करने के बाद A0 पर ये फिर वापस आया। लेकिन वापस आते समय इसकी ऊर्जा का क्षय हुआ, तो ये A0 के बजाय कुछ कम आयाम इसका रहा। तो अब ये A0 से हमने दोलन शुरू कराया था, एक आवर्तकाल पूरा होने पर आयाम कम होकर A1 हो गया, दूसरा आवर्तकाल पूरा होने पर आयाम कम होकर A2 हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आयाम लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो किन्हीं दो आयामों का रेशियो और उसका लॉग जो है वो लैम्डा के रूप में डिफ़ाइन किया जाता है। और ये लैम्डा अगर हमको पता है तो हम A0 को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो डैम्पिंग कांस्टेंट है अवमंदन स्थिरांक उसकी भी हम गणना कर सकते हैं प्रैक्टिकली। देखते हैं कैसे। तो अगर सरल आवर्त गति का एक साइकिल हम इस चित्र में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये एक पूरा साइकिल है, अधिकतम दोलन की स्थिति होती है T/4 पर, और एक साइकिल पूरा करके वो T समय में वापस इस अधिकतम दोलन वाली स्थिति पर आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर पहला उसका आयाम था अधिकतम दोलनों का A0, तो जो दूसरा एम्पलीट्यूड होगा वो T/4 पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद वाला जो आयाम है वो पूरा एक आवर्तकाल इसमें ऐड कर देंगे T + T/4, तब ये आयाम जो है वो A2 के बराबर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल का घात का मान बढ़ रहा है तो इसलिए आयाम का मान A1 का से कम A2 रहेगा। इसी तरीके से A3 A2 से कम रहेगा, क्योंकि अब आप देखिए कि ये दो दोलन के बाद की स्थिति है आयाम की, तो 2T ऐड हो जाएगा। तीसरे 3 दोलनों के बाद आयाम की स्थिति A4 है तो 3T ऐड हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंट का मान लगातार घटता चला जा रहा है और आयाम भी लगातार घटते चले जा रहे हैं। लेकिन एक जो बात यहाँ पर देखने को आई प्रैक्टिकली वो ये कि लगातार दो आयामों का किसी एक ही तरफ, दोलन के दाईं तरफ या बाईं तरफ के दो लगातार जो आयाम हैं उनका जो रेशियो है, चाहे वो A1/A2 हो, चाहे A2/A3 है, चाहे A3/A4 है, कांस्टेंट बना रहता है e⁻bt। अगर हम लॉग लेते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव आयामों के रेशियो का, ये nth आयाम है और ये n-1th आयाम है, ये रेशियो लिया जनरल क्योंकि हमको लेना है, इसका लॉग लिया तो ये bt के बराबर हो जाएगा दोनों तरफ का लॉग लेने पर। और ये जो bt होता है इसको हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट लैम्डा से, अवक्षय नियतांक ये कहलाता है। अब अगर हम दोनों का लॉग ले लें दोनों तरफ तो an-1/an जो है वो e⁻λ के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसे ही n दोलन होते हैं तो पहले दोलन और अंतिम दोलन के बीच का रेशियो e⁻n⁴ के बराबर हो जाएगा। इसका लॉग लेंगे तो log A0/an n⁴ के बराबर हो जाएगा। अब हम प्रयोग में ये करते हैं कि एक सरल आवर्त गति करते हुए दोलन के लगातार घटते हुए आयामों को रिकॉर्ड करते हैं समय के साथ में, और log A0/an को प्लॉट करते जाते हैं, n का मान बदलते चले जाते हैं।
और यहाँ टी का मान बदलते चले जाता है। तो क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो इसलिए हमको एक सरल रेखा मिलती है, और इस सरल रेखा का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमको log a0/an डिवाइडेड बाई n देता है, जो कि लैम्डा के बराबर है। और क्योंकि लैम्डा का मान bt के बराबर है, हमने पहले ही देखा, यहाँ निकाल चुके हैं, तो इसलिए हम अवमंदन स्थिरांक का मान अवक्षय स्थिरांक के रूप में निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रैक्टिकल की उपयोगिता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि सरल आवर्त गति के बारे में जानना ज़रूरी है, वो है उसका क्वालिटी फैक्टर। तो किसी डैम्ड ऑसिलेटर का, मतलब अवमंदित दोलित्र का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, और क्यों हम जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द रेट ऑफ डिके ऑफ एनर्जी ऑफ द डैम्ड ऑसिलेटर इन वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। मतलब एक दोलन करने में किसी अवमंदित दोलित्र की ऊर्जा का क्षय जो होता है वो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से इसकी जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया Q इज इक्वल टू 2π/T एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। तो ये हो गया 2π/EPT। तो जहाँ पर E क्या है हमने पहले ही निकाला, टोटल एनर्जी, जो कि E0 e⁻⁻2bt के बराबर होती है। P जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी है, -dE/dt, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए नेगेटिव, तो dE/dt की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2B × E हो जाएगा। तो यहाँ पर एक E/P वाला टर्म आ रहा है, E/P जो है उसमें सिर्फ 1/2B हमको मिलेगा। तो Q इज इक्वल टू 2π/T E/P। 2π/T जो है वो ओमेगा प्राइम, मतलब कि अवमंदित दोलन के ऑसिलेशन, अवमंदित दोलनों की फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय E/P का वैल्यू 1/2B है, तो ये रख दिया। ये क्वालिटी फैक्टर का एक सूत्र हो गया। क्वालिटी फैक्टर को अलग अलग टर्म्स में भी निकाला जा सकता है, जैसे हम इसको अवक्षय स्थिरांक के पदों में भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हम, तो हमको मालूम है अवक्षय स्थिरांक जो है वो 2BT के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर ओमेगा प्राइम को अगर फिर से 2π/T रख दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा पाई, और BT को हमने लैम्डा रख दिया, तो π/λ के टर्म्स में भी हम जो क्वालिटी फैक्टर है उसको निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू π/λ। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण राशि होती है जिसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, टॉ। ये टाइम क्या है, जब दोलित्र की ऊर्जा अपने अधिकतम मान का 1/E गुना रह जाए, मतलब मिनिमम रह जाए। तो ये कब होगा, जब हमको मालूम है E का फॉर्मूला E इज इक्वल टू E0 e⁻⁻2bt होता है। जब T का मान 1/2B हो जाएगा तो ये E इन्वर्स रह जाएगा, दैट इज E0/E रह जाएगी एनर्जी। तो ये जो समय है T, जिस पर ऊर्जा का मान E0/E रह जाता है, ये टाइम जो है टॉ से प्रदर्शित किया जाता है और उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो अगर 1/2B का मान टॉ है तो यहाँ पर हम वो मान रख देंगे। तो क्वालिटी फैक्टर को टॉ के टर्म्स में भी निकाला जा सकता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अवमंदन ज़्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर अवक्षय स्थिरांक का मान कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वालिटी फैक्टर, मतलब एनर्जी लॉस को कम करना चाहते हैं, रेट ऑफ डिके को कम करना चाहते हैं, और उसके लिए हमको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होंगी वो इन फॉर्मूले से हमको पता चल जाएगा। तो क्यों निकालना चाहते हैं हम क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं एक ऐसा ऑसिलेटर जिसमें अवमंदन के कारण जो डैम्पिंग आ रही थी, जो कमी आ रही थी, या ऊर्जा का जो लॉस हो रहा था, वो लॉस को हम कंपनसेट कर पाएँ। तो ऐसा ऑसिलेटर जो है उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक, क्योंकि ये डैम्पिंग ऑसिलेटरी हो रही है, मतलब हर दोलन में ऊर्जा का लॉस हो रहा है, तो हम इस पर सुपर इम्पोज कर देते हैं दूसरे ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एक फील्ड से इसको जोड़ देते हैं जिसका ऊर्जा जो है वो नियत बनी हुई है। तो उस ऊर्जा के कारण ये जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है वो कंपनसेट हो जाता है, और हमारा जो ऑसिलेटर है वो बिना अपनी ऊर्जा खोए लगातार फ्री ऑसिलेशंस की तरह अनंत काल तक दोलन कर सकता है। उस तरह के अरेंजमेंट को हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और इसके लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पर साइकिल एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, ताकि हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैचिंग करा पाएँ, एक्सटर्नल फील्ड की और हमारे ऑसिलेटर की। तो ये था डैम्प्ड ऑसिलेटर्स, यानी कि अवमंदित दोलित्र के बारे में थियरी। थैंक यू।